ठिकाना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है, ओके, ठीक है, लव यू टू। सभी को अब मेरी आवाज आ रही होगी, ठीक है। हम लोग प्रियम्बल के बारे में चर्चा कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, और आज प्रियम्बल में हमारा, ठीक है, लास्ट, ठीक है, पार्ट है ये, मतलब, ठीक है, आज हम प्रियम्बल को समाप्त कर देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है जी। प्रस्तावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, शासन प्रणाली के स्वरूप के बारे में, है ना जी। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे शासन प्रणाली के स्वरूप के बारे में, और जब हम शासन प्रणाली के स्वरूप के बारे में बात कर रहे थे, मैं लिख देता हूं, स्वरूप, ठीक है भैया जी। तो हमने यहां पर शासन प्रणाली के स्वरूप में, ठीक है, जो जो चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है, वो हमने ये डिस्कस कर ली थी। सबसे पहले भैया जी, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, इसको हमने जान लिया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अथवा प्रभु सत्ता संपन्न, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इसको रिकॉल कर लिया था, ठीक है। इसके बाद हमने समाजवादी राज्य, ये क्या होता है, ठीक है, इसको भी हमने जान लिया था कि किन राज्यों को हम समाजवादी राज्य कहते हैं, और एक आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, बुर्जुआ और सर्वहारा से, तो वो भी हमने आपको वहां पे समझा दिया था, ठीक है। समाजवादी राज्य क्या होती है, इसकी संपूर्ण अवधारणा को भी, ठीक, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब तो केवल व केवल भैया जी आपको क्या है कि बस रिवीजन करना है अच्छे से। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब, ठीक है, आपके 2 स्टार लग जाएंगे और आप भली भांति आप अपनी जॉब में होंगे, बहुत आनंद आपको आ रहा होगा। और अगर आपको, ठीक है, संयोग अगर ऐसा हुआ कि आपको अगर, ठीक, डेस्क जॉब मिल गई, मतलब यूपीएसआई में अगर आपको ऑफिस जॉब मिल गई, जिसको डेस्क जॉब कहते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छे से अपनी आगे की भी तैयारी कर पाते हैं, ठीक है। मेरे खुद की अपने एक स्टूडेंट है, यहीं पे मैं आगरा में रहता हूं, ठीक है, आगरा में हरिका पर्वत, ठीक है, एक अपनी चौकी है, वहां पर है वो, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना, चौकी में है वो, तो इसलिए उनको ज्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो समय निकालते हैं, और आज बहुत खुश हैं कि सर इस तरह से हम पढ़ लिए थे, ठीक है, जब हम अपनी तैयारी कर रहे थे तो इतना डिटेल और इतना डीप आपने पढ़ा दिया था, क्योंकि जीएस के सारे विषय मैं ही पढ़ाता था। मेरे ऑफलाइन की वो स्टूडेंट हैं, तो सारे विषय मैं पढ़ाता था जीएस के। तो अब वो बेसिकली पीसीएस का मेंस दिया है उन्होंने पिछली बार, ठीक है। तो ये तो आपके लिए है ही कि अगर आप यहां पर डिटेल में पढ़ लेंगे, तो जब आप अपने आगे तैयारी जारी रखेंगे ना, या फिर इस एग्जाम को करेक्ट करने के बाद जब महत्वाकांक्षा आपकी जागेगी और कुछ और बड़ा करना चाहोगे, ठीक है, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। समाजवादी राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राज्य, ये हमने समझ लिया था, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। इसके लिए हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है, सेक्युलर। बात समझ पा रही है? हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया जी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में हम पंथ निरपेक्ष को सेक्युलर बोलते हैं, ठीक है जी। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? सेक्युलर बोलते हैं। अब यहां पर पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है, आपको ये तो पता है कि सर पंथ निरपेक्ष को हमने, ठीक, 42 में संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शब्द को जोड़ा, ठीक है। चलिए, तो ये हमें पता है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या होता है, तो देखो यहां पर पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है यहां पर सेक्युलर, ठीक है ना। और सेक्युलर का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जो धर्मनिरपेक्ष हो। अब सबसे बड़ी बात कि हमने यहां पर धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल क्यों नहीं किया, हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को क्यों रखा है। अंग्रेजी में जो सेक्युलर है उसका हिंदी में पंथ निरपेक्ष भी इसको बोल सकते हैं और धर्मनिरपेक्ष भी उसको बोलते हैं, देखिए जो अंग्रेजी का वर्ड है ना सेक्युलर, आप उस सेक्युलर इंग्लिश वर्ड को हिंदी में आप धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, उसके दोनों ही मतलब निकलते हैं। लेकिन फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने बेसिकली जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था,
ठीक है, तो उस समय जो है ना हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया, धर्म निरपेक्ष शब्द को शामिल नहीं किया। बात समझ में आ रही है? देखिए, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ठीक है, मेरी बात समझना आप, यहां पर महात्मा गांधी जी के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी का मतलब था, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है कर्तव्यों का पालन। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का तात्पर्य क्या है? तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि भैया देखो सुनो, धर्म का मतलब, धर्म का तात्पर्य होता है कर्तव्यों के पालन से। किससे? ठीक, धर्म का मतलब क्या होता है भैया जी? कर्तव्यों का पालन, कर्तव्यों का पालन। ये शायद मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, कर्तव्यों का पालन, धर्म का मतलब होता है कर्तव्यों का पालन, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया भी था शायद किसी लेक्चर में कि जैसे मेरा शिक्षक धर्म है, तो शिक्षक धर्म का मतलब क्या है कि सर मैं अध्ययन करूं, अध्यापन करूं, आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उनको दूर करूं। आप बोलेंगे सर डिटेल पढ़ाइए तो मैं डिटेल पढ़ाऊं, आप बोले कि सर शॉर्ट पढ़ाइए तो मैं शॉर्ट पढ़ाऊं, ठीक है ना। आपके अपशब्दों को भी, ठीक है, जो कि आप बोलते हैं उन्हें सहन करूं ठीक है, तो शिक्षक धर्म है, मेरा धर्म है। एक अगर मान के चलिए कि मैं पिता हूं तो मेरे, ठीक है, पिता के तौर पर भी अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, तो वो मेरा, ठीक है, पिता धर्म है। अब पिता के लिए, ठीक है, मेरी भी कुछ जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे लाइक में, ठीक है, अपने ऑफिस से, ठीक है, छूटने के पश्चात जब मैं शाम को अपने घर जाऊं तो अपने बच्चों के लिए चॉकलेट, टॉफी, ठीक, कुछ फल वगैरह ये लेता हुआ जाऊं, सब्जी लेता हुआ जाऊं, तो कुल मिलाकर जो है ना, ठीक है, बच्चों का पालन पोषण करूं, अभिभावक की भूमिका निभाऊं, उन्हें अच्छे स्कूल में एजुकेशन दूं, ठीक है, उनके लिए अच्छे खाने पीने की व्यवस्था करूं, ये मेरा, ठीक है, पिता धर्म है। क्लियर है ना। एक भाई के रूप में मेरा धर्म यह है कि जब भी मेरा भाई मुझसे सहयोग मांगे तो मैं उसे, ठीक है, सहयोग दूं, मैं उसे कोऑपरेट करूं, ठीक है ना। उसे जब भी मेरी जरूरत महसूस हो तो मैं उसका साथ दूं। तो कुल मिलाकर भाई के तौर पर भी मेरी अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे अपने कुछ कर्तव्य हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि धर्म का जो आशय होता है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्यों का पालन। धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्यों का पालन, ठीक है। जैसे कि शिक्षक धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, ठीक है, भाई धर्म, बहन धर्म, तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं, ठीक है। हमारे भारत के, ठीक है, परिदृश्य में धर्म का यही आशय है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी भी यही है। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, धर्म निरपेक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर कोई भी व्यक्ति धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो इसका सीधा सा आशय क्या है? इसका सीधा सा आशय है कि वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा, वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म निरपेक्ष है तो धर्म से निरपेक्ष मतलब कर्तव्यों से विमुख हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्म निरपेक्ष शब्द को शामिल नहीं किया। इसके पीछे की कहानी यह है, उन्होंने पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया। अब यहां पर ये जो पंथ है ना, ये बात ध्यान रखना, यहां पर ये जो पंथ है, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको बस केवल इतना लिखना है कि हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे और प्रस्तावना में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शासन प्रणाली के स्वरूप के बारे में, ठीक है। और शासन प्रणाली के स्वरूप के बारे में हमने संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता संपन्न क्या होता है, संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न क्या होता है, इसको हमने जान लिया था। समाजवादी क्या राज्य होते हैं, ठीक है, वो भी हमने जान लिया था कि कौन कौन से राज्य समाजवादी राज्य होते हैं अथवा समाजवादी राज्यों की क्या विशेषताएं होती हैं। और फिर इसके बाद हम बात कर रहे थे किसके बारे में भैया जी? पंथ निरपेक्ष के बारे में, सेकुलर के बारे में। तो उसी को हम लोग पढ़ रहे थे, पंथ निरपेक्ष को, ठीक है ना। और उसी के पढ़ने के क्रम में, ठीक है, हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चे कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। तो उसी टर्म में मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी में इसको सेकुलर कहते हैं और हिंदी में आप इसे पंथ निरपेक्ष कहें, धर्म निरपेक्ष कहें, लेकिन फिर भी हमारे, ठीक है, संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द शामिल क्यों नहीं हुआ? तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि धर्म का मतलब होता है कर्तव्यों का पालन। अगर कोई व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष हो गया तो इसका मतलब है वो कर्तव्यों से विमुख हो गया, ठीक है। तो इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया क्योंकि पंथ का मतलब होता है संप्रदाय। संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब है कि विभिन्न विभिन्न मत को मानने वाले लोग, विभिन्न विभिन्न मत को मानने वाले लोग, मानने वाले लोग, संप्रदाय, ठीक है। विभिन्न विभिन्न मत को, धार्मिक मत को मानने वाले लोग, कोई हिंदू मत को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई ईसाई, कोई इस्लाम, ठीक, कोई बौद्ध, कोई जैन, तो वो संप्रदाय है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। तो अब हमारे यहां पर, ठीक है, हम कैसे हैं? सेकुलर स्टेट है। तो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होगा?
सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, धार्मिक दृष्टि से राज्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आप समझना कि धार्मिक दृष्टि से राज्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं धार्मिक राज्य, धार्मिक राज्य। दूसरे होते हैं, सबसे पहले होते हैं धार्मिक राज्य, दूसरे होते हैं धर्म प्रभावित राज्य, और तीसरे होते हैं, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। अब ये धर्मनिरपेक्ष भी 2 तरह के हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। शायद ये तो आपके एम लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, ठीक है, इतना डिटेल में। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सेकुलर की। बेसिकली जो टर्म सेकुलर है ना, हम सेकुलर की बात कर रहे हैं। तो सर पंथ क्या है? सबसे पहली बात भैया जी, पंथ क्या है? पंथ का मतलब क्या है? तो सर पंथ का मतलब होता है संप्रदाय। पंथ का मतलब क्या होता है? तो भैया जी पंथ का मतलब होता है, ठीक है, संप्रदाय, मतलब विभिन्न विभिन्न मत को मानने वाले लोग, ठीक है ना, वो बेसिकली संप्रदाय कहलाते हैं। अब मैं यहां पर आपको एग्जांपल दे सकता हूं विभिन्न विभिन्न मत को मानने वाले लोगों में, जैसे लाइक हिंदू, ठीक है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन वगैरह। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया जी, विभिन्न विभिन्न मत को मानने वाले लोग, ये संप्रदाय है, ठीक है। अब धार्मिक दृष्टि से राज्य आमतौर पे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। धार्मिक दृष्टि से जो राज्य होते हैं भैया जी, मैंने क्या बताया कि धार्मिक दृष्टि से राज्य आमतौर पे 3 प्रकार के होते हैं, धार्मिक राज्य, धर्म प्रभावित राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब ये धार्मिक राज्य जो होते हैं, ये धार्मिक राज्य कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं धार्मिक राज्य को आपको बताता हूं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं केवल समझाऊंगा, जिसको लिखना हो जैसे वो वैसे लिख ले। धार्मिक राज्य का मतलब ये होता है कि जहां पर धर्म के आधार पर, ठीक है, देश का कानून संचालित होता है, उसको धार्मिक राज्य कहते हैं। तो धार्मिक राज्य का मतलब क्या है? धार्मिक राज्य का आशय है कि सर ऐसे राज्य, राज्य का मतलब ऐसे देश जहां पर, ठीक है, धर्म विशेष के आधार पर पूरा का पूरा शासन संचालन होता है, उस देश की पूरी शासन व्यवस्था धर्म के सिद्धांतों पर टिकी होती है, उस देश की पूरी शासन व्यवस्था धर्म के सिद्धांतों पर टिकी होती है, धार्मिक राज्य, ठीक है। धार्मिक राज्य का मतलब है सर, अब मुझे लिखना पड़ेगा यार, ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा, तुम लोग मुझे लिखवा दोगे या फिर मत लिखवाओ, मैं बस केवल समझा रहा हूं, है ना, आप लिख अपने आप से लेना। तो धार्मिक राज्य का मतलब क्या है? तो धार्मिक राज्य का मतलब है भैया जी कि उस देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था, उस देश की संपूर्ण राज्य व्यवस्था, ठीक है, धर्म के ढांचे पर, धर्म के सिद्धांतों पर टिकी हुई है, और वहां पर जो भी शासन होता है ना, वो धार्मिक दृष्टि से होता है। जैसे, ठीक है, ऐसे राज्यों में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ऐसे राज्यों में किसी भी धर्म विशेष की, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं लिखूंगा, ये मेरी बुरी आदत है, मैं क्या करूं, ठीक है। तभी तो लेक्चर इतने लंबे हो जाते हैं, क्योंकि ठीक है, जो चीज नहीं लिखनी चाहिए एक टीचर को, वो भी मैं आपको लिख लिख के, ठीक है, बच्चों की तरह समझाता हूं, बच्चों की तरह पढ़ाता हूं। तो धार्मिक राज्य, धार्मिक राज्य का मतलब है कि जहां पर ऐसा देश जिसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था ठीक है, संपूर्ण शासन व्यवस्था धर्म के सिद्धांतों के आधार पर संचालित होती, धर्म के सिद्धांतों के आधार पर संचालित होती है। आपको बहुत मजा आएगा, अभी आप देखना, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा आनंद आपको इसमें आएगा। तो भाई ऐसा देश जिसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था धर्म के सिद्धांतों के आधार पर संचालित होती हो, धार्मिक राज्य है। मतलब कहने का आशय क्या है? तो भैया जी ऐसे देशों में उस देश का पूरा संचालन, वहां का एक प्रमुख पवित्र धार्मिक ग्रंथ होता है, ठीक है, एक प्रमुख पवित्र धार्मिक ग्रंथ होता है। हर एक धर्म का अपना एक धार्मिक ग्रंथ है,
हर एक धर्म का अपना एक धार्मिक ग्रंथ है, तो जो धार्मिक ग्रंथ है वह उनके लिए विधायिका है। जो धार्मिक ग्रंथ है वो उनके लिए विधायिका है। बात समझ पा रही है? मतलब उस धार्मिक ग्रंथ में जो भी नियम विनियम दिए गए हैं, उस धार्मिक ग्रंथ में, ठीक है ध्यान रखना, उस धार्मिक ग्रंथ में जो भी नियम विनियम दिए गए हैं, ठीक है, उन्हीं नियम विनियमों के आधार पर, ठीक है ना, देश के कानूनों का निर्माण होता है, उनका उल्लंघन नहीं हो सकता। देश के कानूनों का निर्माण होता है, उनका उल्लंघन नहीं हो सकता। ठीक है, उन्हीं नियम विनियमों के आधार पर देश के कानूनों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो धार्मिक ग्रंथ में बेटा नियम विनियम दिए गए हैं, वो धार्मिक ग्रंथ एक तरह से पूरा लेजिस्लेचर है। विधायिका मीन्स भैया जी बोले तो विधायिका का मतलब है कि वो लेजिस्लेचर है, वो लेजिस्लेचर है। ठीक है, वो विधायिका है। मतलब कहने का आशय है कि उस धार्मिक ग्रंथ में जो भी नियम विनियम दिए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर उस देश के कानूनों का निर्माण होता है। उसके जगह अगेंस्ट जाके आप कानूनों का निर्माण नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? और उस धर्म का जो धार्मिक प्रधान है, उस धर्म का जो धार्मिक प्रधान है भैया जी, ठीक है ना, वो उस देश का हेड ऑफ स्टेट होता है। वो उस देश का हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब वही हेड ऑफ स्टेट जो है, ठीक है, वही बेसिकली एग्जीक्यूटिव भी होता है, वही कार्यपालिका भी होता है, एग्जीक्यूटिव, और वही आपका जुडिशरी भी होता है, वही जुडिशरी भी होता है। ठीक है ना। अब जैसे आप कहेंगे सर एक एग्जांपल देके समझाओ, बिल्कुल। देखिए एक देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी बेसिकली रोम, ठीक है, इटली में, ठीक है, एक देश पड़ता है वेटिकन सिटी। ठीक है, आमतौर पर आज की डेट में शायद क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी एक देश है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस पर डिबेट मत करना वो सबसे छोटा पहला है अथवा दूसरा है, शायद दूसरा है, लेकिन वेटिकन सिटी एक देश है जो कि इटली की सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न देश है। इटली की सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न देश है वेटिकन सिटी। उस वेटिकन सिटी में, ठीक है, धार्मिक आधारों पर उस देश का शासन चलाया जाता है। उस वेटिकन सिटी में क्या है कि पूरा का पूरा धार्मिक आधार पर देश का शासन चलाया जाता है वेटिकन सिटी में, पूरा धार्मिक आधार पर। ठीक है, अब जो उनका धार्मिक ग्रंथ है ईसाइयों का बाइबल, ठीक है ना, जो ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है बाइबल, बाइबल उनके लिए उनकी लेजिस्लेचर है, बाइबल उनके लिए उनकी विधायिका है कि जो भी बाइबल में लिखा हुआ है हम उसी के आधार पर अपने देश के कानून बनाएंगे। हम कोई भी ऐसे नियम और कानून को शामिल नहीं करेंगे जो बाइबल के अगेंस्ट हो। अगर व्यक्तियों को मौलिक अधिकार देने हैं या फिर उनके लिए मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था करनी है या राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अगर उन लोगों को बनाने हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही होंगे, ठीक है, जो उनके धार्मिक ग्रंथ से मेल खाते हुए हों। वो अपने धार्मिक ग्रंथ में, ठीक है, दिए गए नियम कानूनों के विरुद्ध जाकर अपने देश की शासन व्यवस्था के लिए कोई भी कानून नहीं बना सकते, तुम्हारी कसम। बात समझ पा रही है? तो वो जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें जो भी नियम विनियम लिखे हुए हैं वो उनके लिए विधायिका है, जिसके आधार पर उस देश के कानूनों का निर्माण होता है। और जो उस धर्म का प्रधान होगा, पोप, ठीक है, उस धर्म का जो प्रधान होता है वेटिकन सिटी में, बेटा वो कौन है? पोप। पोप वहां पर हेड ऑफ स्टेट है, मतलब राज्याध्यक्ष है। पोप वहां पर क्या है? हेड ऑफ स्टेट, राज्याध्यक्ष है। अब वही पोप तो कानूनों को लागू करवाता है उस देश में, मतलब वो कार्यपालिका भी है। अब कानूनों को लागू करवाने के लिए वो 4-6 लोगों की मदद ले लेगा, लेकिन अंततः वो कार्यपालिका का प्रमुख भी है, वही कार्यपालिका भी है, ठीक है, और अंततः वही न्यायपालिका भी है, वही न्यायपालिका भी है। बात समझ में? वही न्यायपालिका भी है। अब आप ऐसे देश में वर्तमान में अफगानिस्तान को भी शासन शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में बेसिकली तालिबानी शासन है। तो अफगानिस्तान को भी आप शासन शामिल कर सकते हैं कि अफगानिस्तान का जो पूरा का पूरा शासन है वो बहुत हद तक एक तरह से धार्मिक राज्य ही है, बहुत हद तक एक तरह से, क्योंकि बेसिकली वहां पर जो कुरान में दी गई शिक्षाएं हैं उनके आधार पर ही, ठीक है, वहां पर उस देश के कानूनों का निर्माण होता है। और जो तालिबान का प्रमुख है, जो तालिबान का प्रमुख है, ठीक है, वो वहां का हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन वो एक तरह का धार्मिक राज्य भी है और सैनिक राज्य भी है, ठीक है, वो एक तरह का धार्मिक और सैनिक राज्य भी है, क्योंकि तालिबान जो है वो एक सैनिक संगठन है। बात समझ में आ रही? तो वो धार्मिक और सैनिक दोनों राज्यों का मिला जुला रूप है, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न आपके पीसीएस में आते हैं, उनका एक मिला जुला रूप है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, धर्म प्रभावित राज्य। अब ये धर्म प्रभावित राज्य जो है बड़ा सिंपल है।
ये धर्म प्रभावित राज्य ऐसे होते हैं जहां किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया जाता है, जहां किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, और शेष धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होती। तो जहां किसी एक धर्म के लोगों को, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है और अन्य धर्म के लोगों के लिए कोई धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होती, और उस देश में अपना एक राजकीय धर्म होता है। क्या होता है बेटा? राजकीय धर्म। ठीक है, तो उस देश का अपना एक राजकीय धर्म होगा, ठीक है ना। उसी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, उसी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता होती है, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होती है, ठीक है ना। अन्य मत को मानने वाले लोगों के लिए नहीं, अन्य मत को मानने वालों के लिए नहीं, वालों के लिए नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई भी, ठीक है, इश्यू नहीं रहा होगा। ये बात आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अरे यार बच्चे ये कहते हैं कि सर चाय मत पिया करो, क्लास में डिस्टर्ब होता है। चलिए, ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि भैया धर्म प्रभावित राज्य ये ऐसा राज्य होता है, मेरी बात समझना, धर्म प्रभावित राज्य ऐसा राज्य होता है, यहां पर देखना मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दे दिया जाता है और केवल उसी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होती है, अन्य धर्म के लोगों को किसी प्रकार की कोई धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होती। जैसे कि आपका पाकिस्तान, ठीक है भैया जी, जैसे कि आपका कौन? जैसे कि आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान का राजकीय धर्म है, और पाकिस्तान का वो राजकीय धर्म क्या है भैया जी? इस्लाम। तो पाकिस्तान में जो इस्लाम को स्वीकार करेगा उसी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। मतलब पाकिस्तान में जो इस्लाम को स्वीकार करने वाला व्यक्ति है उसको धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, वह नमाज अदा कर सकता है, ठीक है, वो अपने धार्मिक उत्सव मना सकता है, वो अपने धार्मिक त्योहार मना सकता है, ठीक है, वो अपने सारे धार्मिक क्रियाकलाप कर सकता है। लेकिन जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, अन्य धर्म के लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, चलिए, शिवानी मैंने बता दिया पाकिस्तान किस में आएगा, है ना बेटा? अरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन की क्लास करवा देंगे, क्यों परेशान हो रहे? करवा देंगे क्वेश्चन की क्लास, ठीक है ना। चाहे मैं कितने भी क्वेश्चन करा लूं, मैंने जितना पढ़ाया है एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो बेटा? परेशान मत हो, ठीक है। मुन्ना, ये पता है ये मेरा 1 2 3 चौथा, ये मेरा चौथा घंटा चल रहा है। मतलब ये चौथा घंटा है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और ये विषय पॉलिटी है। कई बार तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं क्लास में खड़ा हो जाता हूं कि विषय कौन सा पढ़ाना है, ठीक है, टॉपिक कौन सा पढ़ाना है। सर आपने जो खाकी बैच में पढ़ाया उससे यूपीएसआई कवर हो जाएगा। अब आप खाकी बैच में पढ़े हो तो अब आप बताओ कि खाकी बैच में इसके मुकाबले कितना पढ़ाया था? कुछ भी नहीं पढ़ाया इसके मुकाबले खाकी बैच में कांस्टेबल के लिए। सैफ अली कहते हैं कि सर आप एक कास्ट को, सैफ अली जी कह रहे हैं कि आप एक कास्ट को टारगेट करते हैं। नहीं यार सैफ, ठीक है, ये गलत बात है बेटा, ठीक है, ये आप बहुत गलत कह रहे हैं सैफ, ठीक है। नहीं बेटा, आप इस तरह के एलिगेशन मत लगाइए, ना किसी में कास्ट को और ना मैं किसी बेटा रिलीजन को, किसी को भी मैं टारगेट नहीं करता। मेरी औकात ही नहीं है भैया कि मैं किसी भी जाति से अथवा किसी भी धर्म से ऊपर होकर, ठीक है, मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। मेरी औकात ही नहीं, मैं बहुत तुच्छ आदमी हूं, बहुत छोटा आदमी हूं बच्चे, मैं कभी जीवन में ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ठीक है, अगर मैंने किसी लेक्चर में बोल दिया कि आई एम प्राइड टू बी ए हिंदू या आई एम प्राइड टू बी इंडियन, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं गर्व से मैं एक हिंदू हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ठीक है, इनको मैं अपने धर्म से छोटा मानता हूं। नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। मुझे गर्व है कि मेरा धर्म हिंदू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और धर्म के लोगों को छोटा मान रहा हूं या उनके धर्म को छोटा मान रहा हूं। उनका धर्म भी महान है, ठीक है।
अब मैं भी आगरा से हूं, क्या आपसे मिल सकता हूं? बिल्कुल मिलेंगे बेटा, चिंता ना करो जी। कुछ नहीं होगा उससे, खाकी बैच में बहुत कम है, मतलब खाकी बैच के भी बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है बच्चे, तो खुद आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, देखो मैं आपको एक और बात बताता हूं। देखो आपको अगर विश्वास ना हो, एक सेकंड में आप लोगों के लिए एक चीज देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देखेंगे, ठीक है। एक फाइल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस फाइल को आप देखना, ठीक है। ये मैं पीसीएस के लिए पढ़ा रहा हूं, मेंस के लिए, ये पीसीएस मेंस के लिए पढ़ा रहा हूं। बस एक सेकंड में आपको फाइल दिखाता हूं। पीसीएस मेंस के लिए टॉपिक क्या है? संविधान के स्रोत एवं विशेषताएं। जो लोग कहते हैं कि सर कम पढ़ाते हैं, ठीक है, आप देख लो, इतना ही पढ़ा रखा होगा जो मैंने आपके बैच में पढ़ाया है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। कहीं पर भी मैं अगर अपनी सेवाएं दे रहा हूं तो बेटा उतना ही दे रहा हूंगा, ठीक है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, ठीक है, सब कुछ वही है, ठीक है। अब ये बड़ा, हाँ ऐसे बड़ा हो जाएगा, चलिए, ठीक है। अब आप देखो यहां, ठीक है, पूरा वही है जो मैंने आपके बैच में पढ़ाया, ठीक है, सब कुछ देखो आप, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया कि यहां पर थोड़ा सा मेंस में क्या है कि लिखना भी होता है, तो यहां पर मैंने बच्चों को क्वेश्चंस लिखवाए कि भारतीय संविधान में जहां एक और उसके कठोर होने के प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर उसके लचीले होने के भी संविधान निर्माताओं की दृष्टि से इसकी क्या आवश्यकता महसूस हुई। भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता व संसदीय प्रभुता के मध्य एक अनोखा समन्वय स्थापित किया गया है। इसका क्या मतलब है? ऐसे देखो मैंने आपको कराया न्यायपालिका की स्वतंत्रता व संसदीय प्रभुता में समन्वय, ये मैं पीसीएस के लिए पढ़ा रहा हूं और ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, तब ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी, ठीक है, ध्यान रखना। ये केवल मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, ये पाकिस्तान में गलत है ना बेटा जी, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान क्या है भैया जी, ठीक है, ध्यान रखना, पाकिस्तान क्या है, एक धार्मिक राज्य है, मतलब धर्म प्रभावित राज्य है। अब पाकिस्तान चूंकि एक धर्म प्रभावित राज्य है, तो धर्म प्रभावित राज्य का मतलब क्या है? धर्म प्रभावित राज्य का मतलब है कि जहां किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया और उसी धर्म के मानने वाले लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को एक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होती। ये धर्म प्रभावित राज्य होते हैं। अब नेक्स्ट अगले होते हैं आपके, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य दो तरह के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो धर्मनिरपेक्ष नेगेटिव है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होते हैं, ठीक है, जिन राज्यों का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, नेगेटिव वाले, ठीक है, इनका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, इनका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, ठीक है, ऐसे राज्यों का कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। ये अच्छी बात है कि भाई ऐसे राज्यों का कोई राजकीय धर्म नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ऐसे राज्यों में कोई राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसको हम कहेंगे राजकीय धर्म, कि राज्य का भाई अपना कोई धर्म नहीं है। यहां पर राज्य का अपना एक धर्म है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में क्या है, इस्लाम, उसका अपना एक धर्म है, राजकीय धर्म है, ठीक है, और उसी धर्म को मानने वाले लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। अन्य धर्म या अन्य मत के मानने वाले लोगों को नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं दी जाती। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्यों में जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, ठीक है, उसमें कोई राजकीय धर्म नहीं होता, उस राज्य का किसी प्रकार का कोई राजकीय धर्म नहीं होता, लेकिन वहां पर नागरिकों को धर्म के प्रचार प्रसार की भी छूट नहीं होती, धर्म के प्रचार प्रसार की भी स्वतंत्रता नहीं होती, स्वतंत्रता नहीं होती। बात समझ में आ रही है? जैसे तुर्की में ऐसा था कि तुर्की में बेसिकली एक मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार बनी, और तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार बेसिकली तब बनती है, ठीक है ना, ये बात है लगभग मेरे प्यारे साथी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार बनी, और इस मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार ने बेसिकली, ठीक है, जो तुर्की पहले कभी एक धार्मिक राज्य हुआ करता था, एक इस्लामिक स्टेट हुआ करता था तुर्की, उस तुर्की को डायरेक्ट इस्लामिक स्टेट से उसने धर्मनिरपेक्ष बना दिया। लेकिन मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या कहा? मुस्तफा कमाल पाशा ने कहा कि तुर्की का आज से कोई राजकीय धर्म नहीं है,
तुर्की में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रह सकते हैं। तुर्की में सभी धर्म को मानने वाले लोग रह सकते हैं। तुर्की का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है आज से, लेकिन तुर्की के नागरिकों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की भी कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। ऐसा नहीं कि तुर्की के नागरिक सड़कों पर खड़े होकर नमाज अदा करें या प्रेयर करें, बात समझ में आ रही है, या फिर कुछ और करें तो उनको धार्मिक, ठीक है, जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार है उसकी कोई भी किसी भी तरह की कोई स्वतंत्रता नहीं है। वह किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, ठीक है, अपने धर्म से संबंधित ना तो किसी भी तरह के चिन्ह का वे प्रयोग कर सकते हैं, ना ही अपने धर्म से संबंधित सार्वजनिक स्थान पर वे किसी तरह का दिखावा कर सकते। अपने घर के अंदर चार दीवारी के भीतर तुम्हें नमाज पढ़नी हो, तुम्हें प्रार्थना करनी हो, तुम्हें आरती गानी हो, तुम्हें गुरबानी करनी हो, तुम्हें प्रेयर करनी हो, जो करना हो तुम वो करो। बात समझ में आ रही है? चार दीवारी के अंदर, लेकिन तुम किसी सार्वजनिक स्थान पर भैया जी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने धर्म का किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप उसे प्रमोट कर रहे हैं, और आपके ऐसा प्रमोट करने से दूसरे धर्म के लोगों को असुरक्षा होगी। बात समझ में आ रही? आपका, ठीक है, ऐसे करने से, जब आप इस तरह की चीजों को करोगे तो आपके ऐसा करने से दूसरे धर्म के मानने वालों के लोगों को क्या होगी भैया जी? ठीक है, असुरक्षा होगी। मानने वाले लोगों को क्या होगी? असुरक्षा होगी, उनके भीतर असुरक्षा की भावना होगी। तो तुर्की धर्मनिरपेक्ष था बेसिकली, लेकिन वो कैसा था भैया जी? वो ऐसा था कि उसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है और नागरिकों को धर्म के प्रचार प्रसार की भी स्वतंत्रता नहीं है, और राज्य किसी भी धर्म के साथ नहीं है। ठीक है, राज्य किसी भी धर्म की, ठीक है ना, उन्नति में अपना योगदान नहीं देगा। मतलब राज्य का धर्म से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। यहां पर क्या है कि तुर्की ने धर्म से दूरी बना ली कि भाई राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं, बात समझ में? तो राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होता और राज्य किसी भी धर्म के साथ नहीं है। ये तुर्की है। बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई इश्यू नहीं रहा होगा आप में से किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को, किसी भी प्यारे साथी को। अब हम धर्मनिरपेक्ष राज्य जो पॉजिटिव प्रकृति के हैं उनको देखते हैं। जो धर्मनिरपेक्ष पॉजिटिव प्रकृति के हैं उनको हम देखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ऐसा हमारा भारत है। ठीक है, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, और वो भी भैया जी धर्मनिरपेक्ष कैसा है? धर्मनिरपेक्ष भी वह पॉजिटिव प्रकार का है। धर्मनिरपेक्ष भी वो कैसा है? पॉजिटिव प्रकार का। तो आइए इधर समझते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष पॉजिटिव प्रकार के होते हैं वो कैसे होते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सेक्युलर, ठीक है, और वो भी भैया जी कैसे? पॉजिटिव वाले, सकारात्मक। अब ये कैसे होते हैं? ये ऐसे राज्य होते हैं, ठीक है, जहां पर, ठीक है, इन राज्यों में भी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहां पर भी राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। ठीक है, तो क्या भारत का कोई राजकीय धर्म है? आप कहेंगे नहीं। ठीक है सर, तो यहां पर भी कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहां पर भी भैया जी कोई राजकीय धर्म नहीं है। इनका भी अपना कोई दूर दूर तक राजकीय धर्म नहीं होता। और यहां पर लेकिन एक बात क्या होती है कि यहां पर सभी लोगों को, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होती है। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होती है। यहां पर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होती है। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होती है। मतलब सभी लोग, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धर्म के प्रचार प्रसार की, अंतःकरण की, ठीक है ना, उपासना की पूरी स्वतंत्रता होती है। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि उपासना क्या होती है, पूजा पद्धति क्या होती है, तो पूरी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो सेक्युलर होते हैं, ठीक है, उनका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, कोई राजकीय धर्म नहीं होता। ठीक है, और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी गारंटी होती है। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी गारंटी होती है, और धर्म के प्रचार प्रसार, अंतःकरण, और ठीक है, चलिए अब ऐसे राज्यों में क्या होता है? ऐसे राज्यों में राज्य, ठीक है, सभी धर्मों की उन्नति में अपना योगदान देता है। सभी धर्मों की उन्नति में योगदान देता है। किसी भी एक धर्म के साथ वह, ठीक है, ध्यान रखना,
सभी धर्मों की उन्नति में राज्य अपना योगदान देता है, सभी की उन्नति में। तो राज्य जो है, राज्य सभी की उन्नति में भैया जी अपना योगदान देता है। ठीक, किसी भी एक धर्म के साथ वह फेवर नहीं करता है, ना तो किसी एक धर्म का फेवर करेगा, ना किसी दूसरे धर्म का पूरी तरह से विरोधी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो ऐसे राज्यों में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी गारंटी होती है, धर्म के प्रचार प्रसार अंतःकरण उपासना की स्वतंत्रता होती है। राज्य सभी धर्मों की उन्नति में योगदान देता है कि भैया तुम उन्नति करो। ठीक, राज्य बोलता है धर्मों से कि भाई तुम उन्नति करो खूब, और तुम्हारी उन्नति में राज्य से जितना भी योगदान हो सकता है उतना देगा। और उनके कार्यों में राज्य प्रबंधन भी करता है, उनके कार्यों में राज्य प्रबंधन भी करता है, प्रबंधन भी करता है। अच्छा, अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, मेरी चाय तो बेटा ऐसी हो जाती है शरबत, अब मैं बाद में गर्म करके पीऊंगा, भाड़ में जाए। अब यहां पर समझो, ठीक है, सबको आपने देखा होगा कि अभी रामनवमी की झांकी निकलेगी। अब देखो सब लोग सुनना, हम कैसे हैं, हम इस तरह के हैं। भारत हमारा ये है धर्मनिरपेक्ष, मतलब पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब बेटा यहाँ पे पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, ध्यान रखना। अब संविधान में हमने पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों रखा है, संविधान में हमने पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों रखा है, धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों नहीं रखा, उसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके पीछे मैंने कारण बता दिया, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी कि भाई धर्म का मतलब होता है कर्तव्यों का पालन, जो धर्म से निरपेक्ष है वो कर्तव्यों से विमुख है। इसलिए हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में शामिल किया, जबकि अंग्रेजी में दोनों का मतलब सेक्युलर होता है। ठीक है, अंग्रेजी में पंथ और धर्मनिरपेक्ष दोनों का मतलब क्या होता है, सेक्युलर होता है। ठीक है, अब आप पढ़ा सकते हो, किसी को समझा सकते हो, अच्छे अच्छे लोगों को। ठीक है, तुम्हारे गली मोहल्ले कस्बे में, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा बेटा, तुम्हारे गली मोहल्ले कस्बे में जो पॉलिटी के टीचर होंगे, ठीक है, तुम उन्हें पॉलिटी पढ़ा दोगे। अब ठीक है, इस टाइम पे मैं, ठीक है, तुम्हारे शहर फेर में इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, और आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है भैया जी, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि मैं कोई ऐसा टीचर नहीं हूं बेटा। ठीक है, मेरा उद्देश्य एक एक पॉइंट को क्लियर कराना होता। अब देखो, ठीक है, अब मैंने यहां पर बोला कि जैसे हम एक धर्मनिरपेक्ष हैं, भारत ठीक है इस कैटेगरी में आता है, हमारा भारत, प्यारा भारत इस कैटेगरी में आता है। तो हमारा कोई राजकीय धर्म है? ठीक है, जैसे भारत में, मेरे प्यारे बच्चे आप ही बताना, भारत में राजकीय पशु मिलता है? अरे बोलो ना, भारत में ठीक है राजकीय पशु मिलता है जिसको आप राष्ट्रीय पशु कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय पक्षी भी मिलता है, भारत में राष्ट्रीय गान भी मिलता है, भारत में राष्ट्रीय गीत भी मिलता है, भारत में राष्ट्रीय चिन्ह भी मिलता है, भारत में सब कुछ राष्ट्र मिल जाएगा, लेकिन भारत में बेटा राष्ट्रीय धर्म नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, राष्ट्रीय नदी भी मिल जाएगी, राष्ट्रीय पक्षी भी मिल जाएगा, पशु भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय धर्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष है, मतलब पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होता है बेटा, सभी ठीक है ना अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, उसे माने या ना माने, अंतःकरण की उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। बात समझ में आ रही है? पूरी स्वतंत्रता होती है, धर्म के प्रचार प्रसार की, इन सबकी स्वतंत्रता। राज्य सभी धर्मों की उन्नति में अपना योगदान देता है, सभी की उन्नति में आप योगदान करो, राज्य आपके साथ है। आप योगदान करो, राज्य आपके साथ है, लेकिन राज्य धर्म, सभी धर्मों की उन्नति में योगदान किस तरह से देगा कि जैसे आपका कोई धार्मिक आयोजन है, अब बात समझना, आपका कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा है, जैसे अभी रामनवमी होगी, रामनवमी पे शोभा यात्रा निकलेगी, तो बेटा रामनवमी पे शोभा यात्रा निकल रही है किसकी? हिंदुओं की, है ना, और फिर भी पुलिस वहां पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किए हुए है। ठीक है ना, पूरे जिले की पुलिस लगी हुई होती है बच्चे उस रामनवमी की शोभा यात्रा पे, और एक एक मूवमेंट पे पुलिस जो है ना वॉच आउट करती है। अरे क्या मतलब भैया पुलिस का? ठीक है, निकाल रहे हैं हिंदू, ठीक है, भगवान श्री राम हिंदुओं के, कोई पुलिस वाला उसमें मुस्लिम भी हो सकता है, अरे बोलो ना बेटा, कोई ईसाई भी हो सकता है, कोई सिख भी हो सकता है, कोई बौद्ध भी होता है, लेकिन फिर भी वो उसका अपना धर्म नहीं है, उस समय वो राज्य का हिस्सा है। इसलिए ठीक है, वो रामनवमी में क्या कर रहा है? ठीक ना, उस धर्म की उन्नति में अपना योगदान दे रहा है, उस धर्म के कार्यों में प्रबंधन दे रहा है, उस धर्म के कार्यों में शांति व्यवस्था स्थापित कर रहा है, मैनेज कर रहा है, क्योंकि राज्य की ड्यूटी है, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। अगर ठीक हम धर्मनिरपेक्ष राज्य नेगेटिव तरह के होते, अगर हम धर्मनिरपेक्ष राज्य नेगेटिव तरह के होते तो बेटा शोभा यात्रा ही नहीं निकलती। ठीक है, अब जैसे ठीक है आपके वो ताजिए निकलते हैं, ठीक है, मुसलमानों के लिए
तो उनके धर्म में ताजिया है मेरे प्यारे बच्चे। तो ताजिया में जुलूस निकलता है, ऐसे अल्लाह अकबर इस तरह से कुछ होता है, जुलूस निकलता है ना, निकलता है कि नहीं? अब जुलूस निकल रहा है किसका? मुस्लिम्स का, है ना, निकल रहा है कि नहीं? लेकिन फिर भी वहां पे कोई एक अशांति ना फैले, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खराब ना हो, ठीक है, शासन प्रशासनिक तत्व अच्छे से वहां पर समाहित हो, कोई ठीक है दर्दा दंगा उर्दंग ना करे, किसी तरह का कोई विद्रोह या अशांति ना फैले। तो वहां पे पुलिस बेटा देखो सहयोग करती है कि नहीं? आप बताओ, पुलिस सहयोग करती है? ताजिए चल रहे होते हैं बेटा, और पुलिस वाले भी लाइन लगा के एकदम ठीक है एक दूसरे के आगे पीछे इस तरह से शांति व्यवस्था को स्थापित किए हुए जनता को, भीड़ को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। इधर ट्रैफिक चल रहा होगा, ट्रैफिक को भी निकलवाते हैं, उधर से ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं, बेचारों के पसीने छूट जाते हैं। भैया उनमें से कई पुलिस वाले हिंदू भी होंगे, उनका क्या मतलब ताजिए से? लेकिन उस समय वो राज्य में है, देखो उस समय उनकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, जब वो ड्यूटी कर रहे हैं तो राज्य उनका क्या है बच्चे? सब कुछ है, वो राज्य के अंग है उस समय। जब वो ड्यूटी कर रहे हैं तब वो किसके अंग है? राज्य के अंग है। मैं आपको समझाऊंगा आर्टिकल बारे में। उस समय वो राज्य है, उस समय वो कोई अशोक या फिर उस समय वो कोई सलमान नहीं है, या फिर उस समय वो कोई ठीक है जॉर्ज बर्नाट नहीं है ना, या फिर उस समय भैया जी वो कोई ठीक है परविंदर सिंह है। उस समय वो क्या है? उस समय वो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उस समय वो राज्य है। इसलिए राज्य है तो राज्य आपकी धार्मिक उन्नति में, आपके धार्मिक कार्यों में शांति व्यवस्था और प्रबंधन स्थापित कर रहा है, जिससे कि आपकी उन्नति हो, ठीक है। आप पूरे ठीक है स्वतंत्रता के साथ जो है ना अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, उसे सेलिब्रेट करें, पूरी स्वतंत्रता के साथ आप सेलिब्रेट करें, राज्य आपके साथ खड़ा है। ऐसे देशों को हम धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष अथवा सेकुलर स्टेट कहते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। मैं और भी लंबा बता सकता हूं, इतने उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि इतने बहुत है। आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसी बात पे मैं सभी लोगों के थम्स अप चाहता हूं। हाँ, कावड़ यात्रा भी बेटा, बिल्कुल कावड़ यात्रा भी। चलो चलो, बहुत अच्छे, शानदार, ठीक है। सबकी समझ में आ गया, बहुत पॉजिटिव कमेंट है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, नौकरी ना लगे तो पॉलिटी का टीचर तो तुम बनी गए, ठीक है। हालांकि सबकी नौकरी भी लग जाएगी, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना। चलो, तो ये बात तो समझ में आ गई, यहां तक कोई इशू नहीं। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? अब है देखो लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। अब इसे समझ लेते हैं लास्ट बस, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है प्लीज।
मेरी आवाज सभी को आ रही होगी, है ना? हाँ, मेरी आवाज सभी को आ रही होगी जी, सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। आइए बात करते हैं किसकी, लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में। ठीक है, इधर देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस भी देश में हेड ऑफ स्टेट, जिस भी देश में हेड ऑफ स्टेट जनता के द्वारा निर्वाचित हो। ठीक है भैया, उसको हम क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। तो गणराज्य का मतलब यह है कि सर जिस भी देश में हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, राज्याध्यक्ष, राज्याध्यक्ष। तो जिस भी देश में राज्याध्यक्ष क्या हो भैया जी, प्लीज देखना, राज्याध्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित हो। तो जिस भी देश का राज्याध्यक्ष, देखिए जिस भी देश का हेड ऑफ स्टेट है जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल्स, पीपल्स। ठीक है, जिस देश का हेड ऑफ स्टेट भैया जी किसके, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। तो जिस भी देश का हेड ऑफ स्टेट जनता के द्वारा निर्वाचित है, ऐसा देश गणतंत्र या गणराज्य है। अब डज नॉट मैटर कि हेड ऑफ स्टेट बेटा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। ठीक है, कोई मायने नहीं रखता कि वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। ठीक है, कोई मायने नहीं रखता, बस वो जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है, वह वंशानुगत ना हो। वह कैसा ना हो बेटा, वंशानुगत ना हो, मतलब हेरिडिटेरी बेस पर ना हो। वह क्या हो, निर्वाचित हो, निर्वाचित हो। ठीक है, और आपको पता होगा कि यह व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण की है। यह व्यवस्था भैया जी हमने कहां से, फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट की है, ग्रहण की है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद लोकतांत्रिक का मतलब आप सबको पता है सर। लोकतांत्रिक का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब कि जनता का शासन हो। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है सर, रूल ऑफ लॉ, जनता का शासन, रूल ऑफ पीपल हो, सॉरी माफ कीजिएगा, रूल ऑफ पीपल हो, जनता का शासन हो। ठीक है जी, जनता का शासन हो। ठीक है, जनता ही विधायिका, जनता ही कार्यपालिका और जनता ही न्यायपालिका का चुनाव करे। जनता ही विधायिका, जनता ही कार्यपालिका, कार्यपालिका और जनता ही किसका भैया जी, न्यायपालिका का चुनाव करे। जनता ही न्यायपालिका का चुनाव करे। ठीक है, तो जहां पर जनता का शासन हो, ठीक है, जनता ही कार्यपालिका का, जनता ही विधायिका का और जनता ही भैया जी न्यायपालिका का ठीक है चयन करे अथवा चुनाव करे अथवा उनको इलेक्टेड करे, तो वो जनता का शासन होता है। इसको लोकतंत्र कहते हैं ना। अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र क्या है सर, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो सर ठीक, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासन लोकतंत्र है। ठीक है, तो इसका मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में ठीक जनता का ही बहुमत हो, इसलिए जनता के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में हो। वो कैसे होंगे वो मैं आगे समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप में पूरा 2 घंटा की है। मुझे आपको लोकतंत्र जब समझाना होगा तो मुझे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के सभी प्रकार, उनके सारे स्तर समझाने होंगे। तो बस आप समझ लो कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, कि सब जनता का शासन है। ठीक है ना। और इसके लिए मैं एक स्पेशल ठीक है सेगमेंट लूंगा, एक स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें राजतंत्र, तानाशाही तंत्र, अधिनायक तंत्र, अभिजन तंत्र, गुणतंत्र, धनतंत्र, ये सारे तंत्र जो होते हैं ना वो सारे तंत्र में आपको समझाऊंगा। सारे तंत्र मंत्र बेटा मैं उसी में समझाऊंगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है सर, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जनता सॉरी रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन, जहां जनता ही विधायिका का, जनता ही कार्यपालिका का और जनता ही न्यायपालिका का चयन अथवा चुनाव करती है। वो बात अलग है कि जनता प्रत्यक्ष करे या अप्रत्यक्ष करे। ठीक है ना, चलिए। और गणराज्य का मतलब क्या है सर, जहां हेड ऑफ स्टेट राज्याध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति हमारे यहां जनता के द्वारा निर्वाचित हो। डज नॉट मैटर कि वह जनता के द्वारा निर्वाचित डायरेक्टली हो बेटा, डज नॉट मैटर वह जनता के द्वारा निर्वाचित ठीक डायरेक्ट हो या फिर वह जनता के द्वारा निर्वाचित इनडायरेक्ट हो।
अथवा इनडायरेक्ट हो, डज नॉट मैटर। क्लियर है? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। बस इसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए संविधान में संशोधन केवल एक ही बार हुआ है। संशोधन केवल एक ही बार हुआ है, केवल एक ही बार हुआ है, और वो हुआ है भैया जी केवल एक बार। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि केवल एक बार संशोधन हुआ है, वह हुआ है आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, सोशलिज्म, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, इंटीग्रिटी। अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े। संशोधन केवल एक बार हुआ है, 3 शब्द जोड़े गए हैं ये। चलिए, अब एक सवाल उठा था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये सवाल उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, और अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो एक सवाल उठा, और वो सवाल ये था कि क्या इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। संविधान का हिस्सा है। ठीक है, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। यह प्रश्न क्यों उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान निर्माण की प्रक्रिया के सबसे अंत में तैयार किया गया। अरे ये प्रश्न क्यों उठा, आप लिख लेना अगर आपके पास कॉपी पेन हो कि सर आखिर ये प्रश्न क्यों उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। क्योंकि सबसे पहला कारण यह है, इसलिए उठा कि प्रस्तावना को संविधान निर्माण की प्रक्रिया के सबसे अंत में शामिल किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि सर प्रस्तावना को संविधान निर्माण की प्रक्रिया में ठीक है सबसे अंत में शामिल किया गया, सबसे अंत में शामिल किया गया। और दूसरा सर कि प्रस्तावना जो है वह हमारे संविधान के 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ना तो वह प्रस्तावना ठीक है 22 भाग के हिस्सा है। भाई हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है क्या वो 22 में से किसी भी एक भाग के हिस्सा है? नहीं। क्या वो 395 अनुच्छेदों में से किसी एक अनुच्छेद का हिस्सा है? नहीं। तो क्या वो ठीक है 12 अनुसूचियों में से किसी एक अनुसूची का हिस्सा है? नहीं। तो इसलिए प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो ये प्रश्न उठा। क्यों प्रश्न उठा? क्योंकि वह 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियों में से किसी का भी हिस्सा नहीं है, किसी का भी हिस्सा नहीं, हिस्सा नहीं, हिस्सा नहीं। ठीक है भैया जी, तो जब ये प्रश्न उठा तो सबसे पहले मामला उठा ये बेरूवारी मामले में, बेरूवारी संघ 1960 कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने नो, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है। और जब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है जी बेटा? ठीक है, सॉरी 1960, हाँ 1960 है, हाँ 1960 का मामला है। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा 1969 तो नहीं बोल दिया मैंने, 1960 है। ठीक, बेरूवारी मामला। ये बेरूवारी मामला क्या है बेटा? ये बेरूवारी मामला ये है कि 1960 में ठीक है तब तक जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं बना था। बांग्लादेश बनाया 1971 की जंग के बाद। ठीक, हमने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का जो कि बेसिकली बंगाली मुस्लिम्स थे, जो चाहते थे कि पाकिस्तान का टैग हट जाए, हम पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर एक अलग देश बना लें बांग्लादेश नाम से, क्योंकि बेसिकली वहां पे बंगाली लोग रह रहे हैं
और मेजोरिटी में बंगाली मुसलमान। ठीक है, तो भारत ने उन बंगाली मुसलमानों का साथ दिया, उन बंगाली लोगों का साथ दिया भारत ने। ठीक है, बंगाली लोगों का साथ दिया, ठीक, उनकी तरफ से युद्ध लड़ा, जंग लड़ी, और हमने उन लोगों को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया। क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, जो पश्चिमी पाकिस्तान का पूरा प्रशासन है, वो वहां पर बेटा बंगालियों पर, मेजोरिटी और बंगाली मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार करते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के, ठीक, जो आपके पठान मुसलमान थे बेसिकली, ठीक है, वो यहां पर बेटा पूर्वी बंगाल में, ठीक है, जो कि आपका पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहां पर आकर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बड़ी ज्यादतियां करते थे। ठीक है, और बेसिकली दोनों ही मुस्लिम थे, पश्चिमी पाकिस्तान वाले, पूर्वी पाकिस्तान वाले भी। इसलिए मैं बोलता हूं कि धर्म जो होता है ना, ठीक है, धर्म कभी भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था का साधन हो ही नहीं सकता। धर्म कभी व्यवस्था का साधन नहीं हो सकता। मुसलमानों में देखो तो शिया और सुन्नी दोनों आपस में एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। ईरान में देखो तो ईरान में आप देखोगे कि शिया सुन्नियों का, सुन्नी शिया का मर्डर कर रहे हैं। सीरिया में भी यही हालत है। दोनों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन है कि तलवारें लेकर, ठीक है, बारूद लेकर, कारतूस लेकर, ठीक है, एक दूसरे के घर के घरों को तबाह कर देते हैं। धर्म कभी भी व्यवस्था का माध्यम अथवा साधन नहीं हो सकता। मैं यही बात समझाता हूं आप सभी को। जैसे एक बच्चा कह रहा था, सर आप एक, ठीक है, पर्टिकुलर कास्ट की या धर्म की साइड लेते हो। बेटा मैं बहुत ऊपर उठ चुका, मैंने पूरा राजनीतिक शास्त्र पढ़ा है, तुम मुझे क्या समझते हो? ठीक है ना, मैं बड़ा सेकुलर प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है कि तुम लोगों के सामने, ठीक है, जब मैं समझाता हूं तो मुझे कैसे इतने इंटेंसिव एग्जांपल लेने पड़ते हैं कि तुम्हें ऐसा लग जाता है कि मैं साहब इस धर्म का फॉलोअर हूं या इस धर्म का फॉलोअर हूं। ठीक है, मेरी धार्मिक पहचान तो यही है कि सर मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं बेसिकली किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले सकता कभी भी। ठीक है, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, हाँ, मेरा जो व्यक्तिगत पहचान है, उस व्यक्तिगत पहचान में मैं पूजा भी करता हूं, सब कुछ, ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो वो बच्चा जो बोल रहा था मैंने उसे बताया, तो ये यहां पर ध्यान रखना। तो ये कभी धर्म पहचान नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं क्या कह रहा था कि पूर्वी और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान वो है जो आज पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान वो है जो आज बांग्लादेश है। 1971 से पहले वो पूर्वी पाकिस्तान जो है, वो सॉरी 1971 से पहले 1971 तक जो वो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान था, और वहां के लोग जो है पाकिस्तान के पूरे प्रशासन से स्वतंत्र होना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे। तो उस समय, ठीक है, 1960 में जब वह पूर्वी पाकिस्तान था, कहानी यहां की है कि उस समय जब वह पूर्वी पाकिस्तान था मेरे प्यारे बच्चे, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं का आदान प्रदान हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं का आदान प्रदान हुआ। हमको, ठीक है, पाकिस्तान के कई सारे क्षेत्र, ठीक है, भारत में शामिल करने थे, भारत के कई सारे क्षेत्र पाकिस्तान को देने थे। ठीक है, बेरुबारी मामला यही है कि हमको बहुत सारे क्षेत्र अपने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के बहुत सारे क्षेत्र, ठीक है, हमको लेने थे। मतलब सीमाओं का आदान प्रदान था, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई, ठीक है ना, इस तरह की स्थिति ना बने कि कोई डिस्प्यूट हो दोनों के बीच में। तो मतलब हमें सीमाओं को और स्पष्ट करना था। तो बेरुबारी जो था वो हमारा मामला था, बेसिकली वो हमारा क्षेत्र था, और हमें उसी बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया जाना था, और पाकिस्तान के बहुत क्षेत्र को, मतलब पूर्वी पाकिस्तान के कूच बिहार इत्यादि के क्षेत्र को, ठीक है, हमें भारत की सीमा में शामिल करना था। अब हमारे संविधान में ये तो प्रावधान है कि हम किसी से और का क्षेत्र ले सकते हैं। हमारे संविधान में ये प्रावधान है आर्टिकल 2 में कि संसद ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों के साथ जिनको वे उचित समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। तो आर्टिकल 2 में सीधा सीधा प्रावधान है हमारे संविधान में है कि साहब हम ले तो सकते हैं, लेकिन हम किसी को अपना दे नहीं सकते। ठीक है ना, तो हम किसी का क्षेत्र ले तो सकते हैं, तो हम किसी का ले तो सकते हैं, लेकिन हम दे नहीं सकते। तो आर्टिकल 2 में बिल्कुल क्लियर था कि संसद ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों जिनको संसद उचित समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश अथवा स्थापना संसद कर सकती है। क्लियर है ना। लेकिन अब चूंकि हमको ये बेरोजगारी देना था तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, तो उस मामले में एक, ठीक है, इस तरह का मोड़ आया कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो नो बोल दिया गया। और जब नो बोल दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं हो सकता। अरे भैया, जब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं तो संशोधन भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि संशोधन तो किसमें होता है, संविधान में होता है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 भैया जी संशोधन किस में करेगा, तो आर्टिकल 368 जो है वो या तो संशोधन भाग में करेगा, अनुच्छेद में करेगा, अनुसूची में करेगा, संविधान में तो संशोधन करेगा 368। जब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो संशोधन काय बात का भाई, प्रस्तावना में संशोधन ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद फिर दूसरा मामला उठा केशवानंद भारती वाला। केशवानंद भारती में, ठीक है, इस केस में फिर से वही मुद्दा उठा। ठीक है, केशवानंद भारती केस में 1973,
क्या मुद्दा उठा भैया जी केशवन भारती केस में कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, ठीक है ना, हिस्सा भी है और हिस्सा होने के साथ साथ उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। टिक लगा दिया मैंने, संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, बस समझ जाओ। ठीक है, तो इस वाले केस में, केशवन भारती वाले केस में बोला कि भैया जी प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा भी है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और ना केवल प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है बल्कि प्रस्तावना के प्रावधानों में संशोधन भी किया जा सकता है। तो इसलिए आप देखिए 1973 से पहले हमारी प्रस्तावना में एक भी बार संशोधन नहीं हुआ है ना। आप इस बात को खुद देखिए कि सर 1971 से पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक भी बार संशोधन नहीं हुआ, और जैसे केशवन भारती वाले मामले में बोला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, तो तुरंत भैया जी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी की सरकार ने, ठीक है, इसको 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, इसमें प्रस्तावना को भी नहीं छोड़ा और प्रस्तावना के प्रावधानों में भी संशोधन कर दिया, और प्रस्तावना में 3 शब्द खामखा जोड़ दिए जो कि पहले से ही भारतीय संविधान की विशेषता थे। ठीक है, अब इंदिरा गांधी को भोकाल बनाना ना खामखा, मतलब ये भारतीय संविधान की पहले से ही विशेषता थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, लेकिन उसके बावजूद भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इन शब्दों को शामिल कर दिया। बात समझ में आ रही है? इन शब्दों को शामिल कर दिया। अब ये बात उठती है तो दूसरा क्या, ठीक है, पहला केस ये हो गया ए, दूसरा केस ये हो गया बी। बहुत सारे केस में आपको बताऊंगा, चिंता ना करना। अब इसके बाद, ठीक है, अगला मामला ये उठता है कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है, इस प्रेम्बल इन्फोर्सिएबल, प्रस्तावना परिवर्तनीय है, ठीक है, इस प्रेम्बल इन्फोर्सिएबल, परिवर्तनीय को बोलेंगे बेटा इन्फोर्सिएबल या जस्टिसिएबल। बस समझ में आ रही है? तो उसको बोलेंगे इन्फोर्सिएबल या जस्टिसिएबल कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है, अब सॉरी संशोधनीय है, तो हाँ प्रस्तावना संशोधनीय है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, केशवानंद भारती वाले मामले में बोल दिया। अब ये कि क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय है, ठीक है, प्रस्तावना इन्फोर्सिएबल है। अब इन्फोर्सिएबल का मतलब होता है कि सर जिसके प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट लागू करवा सके या हाई कोर्ट लागू करवा सके या कोई भी, ठीक है, जुडिशरी, कोई भी जुरिडिक्शन जिसके प्रावधानों को लागू करवा सके, लागू करवा सके, ठीक है, तो जिसके प्रावधानों को लागू करवाया जा सके उसको बोलते हैं इन्फोर्सिएबल या जस्टिसिएबल। जिसके प्रावधानों को लागू करवाया जा सके, जिसके प्रावधानों के आधार पर जस्टिस हो सके, जिसके प्रावधान जस्टिसिएबल हो, इन्फोर्सिएबल हो। इन्फोर्सिएबल का मतलब है लागू करवाया जा सके, जिसके प्रावधानों के आधार पर न्याय किया जा सके। तो भैया जी जिसके प्रावधानों को लागू करवाया जा सके, ठीक है, तो हमारे प्रस्तावना के प्रावधानों को लागू करवाया जा सकता है। क्या हमारी प्रस्तावना परिवर्तनीय है? तो जवाब आएगा नहीं। पीसीएस में पूछा था, 2016 में पूछा था, आधे से ज्यादा बच्चों की हवा निकल गई थी। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना इन्फोर्सिएबल नहीं है। और हमारे संविधान में कौन कौन इन्फोर्सिएबल नहीं है? हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य इन्फोर्सिएबल नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को जबरदस्ती राज्य लागू नहीं करवा सकता। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य मुझे दिए गए ना संविधान में, मैं चाहूं तो मौलिक कर्तव्य को फॉलो करूं या ना करूं। बात समझ में आ रही है? तो जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना, जो 11 मौलिक कर्तव्य है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 का में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हमें दिए गए। आप ऐसे ही फैक्ट सुनना चाहते हो कि ऐसे फैक्ट मिले 4-5, यही क्वालिटी होती है। तो बेटा फैक्ट तो तुम्हें इतने मिलेंगे कि बस कुछ पूछो मत, लेकिन विद कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, मैंने ये बोला कि क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय है, ठीक है, इस प्रियम्बल इन्फोर्सिएबल और जस्टिसिएबल। मतलब जस्टिसिएबल इन्फोर्सिएबल का मतलब है कि जिसके प्रावधानों को लागू, ठीक है, हम करवा सके या करवाया जा सके, जिसके प्रावधान जस्टिसिएबल हो, वाद योग्य हो, क्या हो, वाद योग्य हो या न्याय योग्य हो। अर्थात जिनको किसी भी कोर्ट में जाकर जिनके आधार पर सुनवाई हो सके, तो कोर्ट में ले जाकर बेटा जिनके आधार पर सुनवाई हो सके, तो क्या वो वाद योग्य और न्याय योग्य है? नहीं। जैसे कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो भैया जी जो मौलिक कर्तव्य हमें संविधान में दिए हुए हैं ना, जो 11 है, मैं चाहूं तो किसी मौलिक कर्तव्य को फॉलो करूं या ना, मेरी मर्जी।
मैं चाहूं तो फॉलो करूं या ना करूं, मेरी मर्जी। ऐसे ही डीपीएसपी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है, ये भी कैसे हैं, नॉन इन्फोर्सिएबल है, ठीक है, ये भी नॉन इन्फोर्सिएबल है प्रस्तावना की तरह। लेकिन हां, जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो है वह इन्फोर्सिएबल है, ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकार कैसे हैं, मौलिक अधिकार इन्फोर्सिएबल हैं, ठीक है जी, ध्यान रखना। इन्फोर्सिएबल है मतलब मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है। और कैसे बाध्य योग्य है, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आर्टिकल 32 के तहत, और अगर आप हाई कोर्ट लेके जाओगे तो आर्टिकल 226 के तहत आप उनको लागू करवा सकते हैं। जैसे किसी ने आपके मौलिक अधिकारों से आपको वंचित कर दिया, ठीक है, तो आप उसके आधार पर बेटा कोर्ट में जाके, ठीक है, केस कर सकते हो, याचिका दायर कर सकते हो, सुनवाई करवा सकते हो बाकायदा। अगर किसी ने आपके मौलिक अधिकारों को छीन लिया है, अब जैसे मान के चलिए मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है, मैं जैसे ही बोलता हूं, ठीक है, तो वहां से ग्रेटर नोएडा से स्टूडियो में, क्योंकि यहां से तो मैं आगरा से क्लास ले रहा हूं, और मेन क्या है बेटा, ग्रेटर नोएडा है हमारा, ठीक है, जो मेन ऑफिस है, ग्रेटर नोएडा से हमारी क्लासें पूरी ऑपरेट होती हैं। यहां से एक सर्वर जाता है, इसलिए तो आपकी क्लास स्टार्ट होने में टाइम लगता है। जैसे मैं पूरा क्लास के टाइम पे आ जाता हूं स्टार्ट होने में, क्योंकि यहां से जो क्लास होती है वो जाती है ग्रेटर नोएडा के सर्वर पे, फिर वहां से फिर वो लाइव होती है। बस समझ में आ रही है। अब जैसे उनके हाथ में मेरा पूरा कंट्रोल है, ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है, मैं गाना गा रहा हूं, ठीक है ना, कुछ भी गाना गा रहा हूं मैं, चलो मैं तुम्हें गाना गा के सुना भी देता हूं। कौन सा गाना सुनाओगे बताओ? सब कोई सा भी गाना है कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, है ना। वहां पे जो स्टूडियो पर्सन बैठा हुआ है उसने मेरी आवाज को पॉज कर दिया पट पॉज। अब मैं यहां से गा रहा हूं, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच नहीं जा रही, क्योंकि मेन सर्वर वो है, वहां से उसने मेरी आवाज को पॉज कर दिया। क्लियर है ना। तो ये क्या है, मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोक ली। अब मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोक ली तो मैं तुरंत क्या है, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा आर्टिकल 32 के तहत। और वो जो मेरी क्लास लाइव करवा रहा है पुलकित, मैं पुलकित के अगेंस्ट केस कर दूंगा। मैंने कि भाई पुलकित मेरी क्लास लाइव करवाता है और उसने मेरी आवाज को म्यूट कर दिया, मुझसे मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इस नालायक ने छीन लिया, ठीक है, इसने, ठीक है, मुझसे मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, मैं जा सकता हूं, हाई कोर्ट भी जा सकता हूं 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूं आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन ठीक है, अगर, ठीक है ना, जो प्रस्तावना है सर, प्रस्तावना को बेस बना के हम नहीं जा सकते, या फिर मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी को आधार बनाकर हम नहीं जा सकते। बस इतनी सी बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सब लोग हीरे हो, आपको समझ में आ गई है कि नहीं? हीरे तो हो यार तुम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं। प्रस्तावना से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है। चलिए, सबसे पहला है स्टेटमेंट की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है। प्रियम्बल इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, परिचय पत्र है। कोई बताएगा स्टेटमेंट किसका है? तो स्टेटमेंट है एन पालकी वाला, एन पालकी वाला, एन पालकी वाला। ये स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है सर। प्रियम्बल इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी, इसके बाद प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक परिणाम है। आप ऐसी फैक्ट तो चाहते हो बेटा, तो ऐसे फैक्ट भी मिलेंगे। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक परिणाम है। दीर्घकालिक सपनों का एक परिणाम है। एक परिणाम है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। कृष्णा स्वामी अय्यर, अब आप बताइए, ये नाम आपने कहीं सुना है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का कहां सुना है बताओ? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये नाम आपने कहीं पे सुना है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का, प्लीज मुझे बताओ कहां पे सुना है? कोई प्रारूप समिति के एक सदस्य थे,
अल्लादी कृष्ण स्वामी सही। अब आ गया यार, ये क्या थे, प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। ठीक है जी, दीर्घकालिक सपनों का एक परिणाम जी। इसके बाद प्रस्तावना संविधान की कुंजी या आभूषण, कुछ भी बोलो, प्रस्तावना संविधान की कुंजी अथवा आभूषण। प्रियम्बल इज अ की, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान की कुंजी या आभूषण। आभूषण तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी अथवा आभूषण है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी अथवा आभूषण है। देखिए ये स्टेटमेंट है ठाकुरदास भार्गव का। किसका बेटा? ठाकुरदास भार्गव का। ठाकुरदास भार्गव का कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी अथवा आभूषण है। नेक्स्ट अगला है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आत्मा, ठीक है। और ये स्टेटमेंट है के एम मुंशी। के एम मुंशी का मतलब कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, और इनका भी नाम सुना है तो सर ये प्रारूप समिति के सदस्य भी थे और एक कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है भाई, मजा आया? ठीक है भैया, हो गए याद? हो गया क्लियर? सर पॉलिटी की रियल क्लास अब समझ आया सर, थैंक्स, नो डाउट, ऑल क्लास क्लियर हो गया। मुझे पता है मेरी शुरुआती 3-4 क्लासेस में बच्चे विरोध करते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूं ये कि मुझे 3-4 क्लासेस में विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लॉलीपॉप देना नहीं चाहता। ठीक है ना, लॉलीपॉप दे के क्या फायदा बच्चों को, खामखा। ठीक है, झूठे सपने दिखाओ बच्चों को, उन्हें एक्चुअल पढ़ाओ, उन्हें समझाओ, उन्हें सिखाओ, ठीक है, उन्हें तैयार करो। अगर वो तुम्हारा विरोध करते हैं तो उसके बावजूद भी तुम पढ़ाओ। भोजपुरी गाना यार भोजपुरी गाने बहुत सही होते हैं। चलो बेटा ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, आप एक बार, ठीक है, पूरी स्लाइड का रिवीजन करना चाहते हो तो कर लो आप, है? चलो ठीक है, ओके बाय।